नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे जैसी सबसे बड़ी परियोजना पर काम कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परियोजना पर कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई पर निर्देश दिए। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। सीएम ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस वे की निर्माण लागत 20,924 करोड़ रुपए है, जबकि भूमि अधिग्रहण पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। 16 लेन का यह एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कार्य तेजी से चल रहा है। तो वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुस्लिम धर्म गुरुओं से संवाद बनाकर उनसे अपील कराएं कि लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर ही नमाज पढ़ें और ईद उल फितर मनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर तमाम जानकारियां दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में 267 नए प्रकरण सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 2493, 2493। अब तक जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 3,433, 3433। अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 155 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 7,575 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें पूल टेस्टिंग फिर से हुई और आप जानते हैं कि पूल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। कल 892 5-5 सैंपल के पूल और 202 10-10 सैंपल के पूल लगे। इस प्रकार कुल 1,094 पूल टेस्ट में लगाए गए, जिनमें से 172 पूल पॉजिटिव आए। कंटेनमेंट के एक्सरसाइज पर हमारा लगातार जोर है ताकि जहां भी हॉटस्पॉट क्रिएट होता है उसका जो कंटेनमेंट का एरिया है, अब जो कंटेनमेंट का एरिया है उसको बहुत ही फोकस्ड एफर्ट करने के लिए उसको अलग से डिफाइन कर दिया गया है। अगर सिंगल केस हो शहरों में तो 250 मीटर के रेडियस में जो एरिया आता है या जो मोहल्ला हो पूरा का पूरा, वो कंटेनमेंट जोन में आता है। और अगर क्लस्टर कहीं हुआ हो, एक से ज़्यादा केस हुए हों, तो 500 मीटर के रेडियस का जो पूरा एरिया है वो हमारा क्लस्टर कंटेनमेंट के लिए कंटेनमेंट जोन। उधर रेलवे अगले 10 दिनों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को 2,600 ट्रेनों के जरिए उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इस पर योगी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी है, तो साथ ही कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और गृह मंत्रालय ने जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अप्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है सकुशल, बहुत ही सराहनीय काम है और अभी भी लगातार रेल मंत्रालय दिशा में काम कर रहा है। जी, वही राहुल गांधी ने जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, उसमें वो दुखद है। दरअसल उन्होंने इसको इवेंट बना दिया। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और कांग्रेस पार्टी सहित देश और प्रदेश के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया मजदूरों की इस मजबूरी को इवेंट न बनाएं। अपने लिए कोई ऐसा अवसर न तलाशें कि उनको राजनीति करने का एक मौका मिल गया है। बहुत ही दुखद है। सभी लोगों को इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। लगातार देश में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर लगे लॉकडाउन की सर्वाधिक मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है। तो वहीं राहुल गांधी ने 16 मई को दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी और इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों के वीडियो को पॉलिटिकल पॉल्यूशन करार दिया था। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्री राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाकर जिस तरह वो जो श्रमिक आ रहे थे उनके दुख दर्द को बैठकर साझा किया, सुना, उनके घाव पे मलहम लगाया और उन्हें
सकुशल उनके घरों तक भेजा। इसके लिए राहुल गांधी की सराहना की जानी चाहिए। इतनी हिम्मत तो भाजपा के नेताओं, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है नहीं कि वो अपने गरीबों के दुख दर्द को सुने, समझें। और जब एक नेता ने साहस और दृढ़ता दिखाई तो मुख्तार नकवी जी का बयान खिसियाहट भरा है। कह रही क्यों कह रही हैं, वो मेरे समझ से परे है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ने जो किया, हमें अपने नेता पर फख्र है, नाज है। उन्होंने साहस दिखाया, हम बधाई देते हैं। लखनऊ में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हम किसी भी सूरत में यह राजनीति नहीं करना चाहते। आप अपना भारतीय जनता पार्टी का बैनर और झंडे लगा के चाहे ले जाइए, लेकिन वहीं से राजनीति शुरू हुई और उसका आप लोग इसी मंच से विस्तार से जान चुके हैं। आपको पहले से ब्रीफ कराया जा चुका है। और इसी दौर में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, वो भी राजनीति में कूद पड़ी। हमने तो राजनीति नहीं की, मैं तो गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए एक मानवता के नाते, सेवा भाव के नाते हमने जो भी कुछ किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया। और लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके बारे में विस्तार से अभी आपके पास बताया जाएगा। मायावती जी ने जिस तरह से रुख हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसी तरह से अपना रुख भी उन्होंने बदला। और जो ट्विटर बहन जी ने जिस प्रकार उनकी लैंग्वेज आती है, ट्वीट आते हैं, उसे स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेस नोट उन्होंने ही बना के भेजा है कि ट्वीट, और उस हिसाब से कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उनको प्रिय लगती है और कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी की सक्रियता, उससे उनसे बेहद नाराजगी पैदा होती है। यूपी में कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। सच्चाई यह है कि प्रदेश के अस्पतालों की दुर्दशा सार्वजनिक ना हो जाए, इसीलिए इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। प्रदेश में लेवल 2 और लेवल 3 के कोविड-19 अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मरीजों को मोबाइल फोन रखने की परमिशन नहीं है। मोबाइल से संक्रमण फैलने के खतरे के चलते मरीजों को मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसे में उनकी बात न तो परिवार से हो पाती है और न ही संबंधित अधिकारी से सीधी वार्ता कर पाते हैं। और ऐसे में अब इन सभी अस्पतालों में 2-2 मोबाइल फोन रखे जाएंगे। ये मोबाइल फोन कोविड केयर अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास रहेंगे। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण डॉक्टर के गुप्ता ने लेवल 2 के सभी 75 और लेवल 3 के सभी 25 अस्पतालों में 2-2 मोबाइल फोन रखने के निर्देश दिए। इन सभी अस्पतालों के इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि वह मोबाइल नंबर की सूची भर्ती मरीजों के परिवारजनों और महानिदेशालय को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। लॉकडाउन के बीच लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है और इस बीच मजदूरों की कंडीशन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने कहा कि आज देश के श्रमिकों को जो कुछ सहन करना पड़ रहा है उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार है। जो सबसे ज्यादा दुखी हैं वो प्रवासी मजदूर लोग हैं और जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो ये क्यों ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि
इस बीमारी में जो केंद्र और राज्यों की सरकारों को खास तौर से लॉकडाउन के दौरान जो इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था, जिनकी करोड़ों में तादाद है पूरे देश में, तो इसकी तरफ ना केंद्र ने बराबर ध्यान दिया ना राज्यों की सरकारों ने, और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तो जब ये लोग भूखे मरने लगे और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी जहाँ ये लोग काम करते थे, उनके मालिकों ने इनको निकाल दिया, इनको वेतन नहीं दिया, सरकार ने खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तब फिर इन्होंने पलायन करना शुरू किया। जो श्रमिक लोग हैं, जब लगे कि अब हम भूखे मर रहे हैं, तो इनको लगा कि भाई हमें मरना ही है, तो बाहर के प्रदेशों में क्यों अपने प्रदेश में जाके मरें, भूखे ही मरना है जब केंद्र और राज्यों की सरकारें बराबर ध्यान नहीं दे रही है। श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से फ्री में बस सेवा देने का मामला हो या फिर कोटा से लाए गए छात्रों के नाम पर वसूली, जिसको लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय काफी गर्म हो चुकी है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को भी कई दलों ने बीजेपी का हिटलरशाही रवैया बताया। इन मुद्दों को लेकर बदायूं की सांसद संघमित्र मौर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कांग्रेस द्वारा भेजी गई 1000 बसें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। इसी बीच कांग्रेस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हिटलरशाही दिखा रही है, दमन की नीति अपना रही है, क्योंकि अजय कुमार लल्लू जो श्रमिकों की मदद करना चाहते थे उनको जेल भेज दिया गया है और उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस के सभी कार्यालयों में उपवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे। हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी से बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य जी हैं। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि योगी सरकार हिटलरशाही और दमन की नीति अपना रही है। वो तो मदद करना चाह रहे थे और उनको जेल भेज दिया गया। प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर जो आरोप लग रहा है, निश्चित तौर पर वो सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस महामारी के दौर में जिस तरह से इस प्रदेश के लोगों की चिंता किए हुए हैं, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे गांव में रहने वाला मजदूर हो, निचले तबके का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की उन्हें चिंता है। हर व्यक्ति तक राशन पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति अपने घर तक सुरक्षित पहुंचना चाहिए। उन्होंने उसकी पूरी रणनीति बनाई और उस तहत मजदूरों को अपने प्रदेश में वापस लाने का भी काम कर रहे हैं। प्रदेश से बाहर रह रहे मजदूरों को भी जब तक प्रदेश में नहीं आए तब तक उनकी व्यवस्था वहां पर भी उन्होंने करने का काम किया। तो निश्चित तौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े से प्रदेश का परिवार का मुखिया है और वो मुखिया के नाते पूरे प्रदेशवासियों की चिंता कर रहा है और उस दौरान कोई घिनौना मजाक करता है, तो निश्चित तौर पे अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो वो हिटलरशाही नहीं बल्कि एक परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार के साथ खिलवाड़ कोई दूसरा न कर सके, उस नाते उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया ताकि हमारे घर में कोई सेंध ना लगा सके। बहुत दिनों तक कांग्रेस की हिटलरशाही चलती रही है, इसलिए उनको लगता है कि सामने वाला भी वही कार्य कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस हमेशा हिटलरशाही जैसे राज्य शासन सत्ता में आने के बाद राजा महाराजा की तरह से रहे हैं और यही कारण रहा है कि आज भी हमारा देश जहां का तहां बल्कि उससे भी बुरी हालत में पहुंच चुका है। अगर थोड़ा सा भी कांग्रेस सरकार ने इस देश में शासन सत्ता में रहने के दौरान किया होता तो निश्चित तौर पर हमारे देश की गरीबी कुछ कम हुई होती, हमारा देश कहीं और पहुंचा होता। राजस्थान बात करने के लिए हमसे बात कर रही थी बदायूं से सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस समय वैश्विक महामारी के दौरान राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी दलों को मजदूरों की, श्रमिकों की मदद करनी चाहिए और किसी को भी इसमें राजनीति करने का अवसर नहीं तलाशना चाहिए। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, एएनबी न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से सोमवार सुबह विमानों का आवागमन शुरू हो जाएगा।
दिल्ली कोलकाता के अलावा अमौसी से मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद की उड़ानें शुरू हो रही है। खास बात यह है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी सूची में कई उड़ानें ऐसी हैं जो कि 1 जून के बाद से उड़ान भरेंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि 25 मई से देश भर में घरेलू विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। लॉकडाउन ने लोगों को मजबूर कर दिया है और इस मजबूरी में मजदूर नंगे पांव, भूखे पेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल निकल पड़े हैं। चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी की परवाह ना करते हुए कई प्रवासी मजदूर अब भी हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई से अपने गृह नगर की ओर निकल लिए हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनकी दिक्कतों को अनदेखा कर रही है। दरअसल गर्मी तेज होती जा रही है और दिन का तापमान 43.7 डिग्री तक पहुंच रहा है और इतनी तेज गर्मी में भी मजदूरों का पैदल लौटने का सफर जारी है। सर आंध्रा तक तो पैदल आए, आंध्रा से कुछ कहीं ट्रक पे बैठे, कहीं बस का साधन मिला, ऐसे करके सर छत्तीसगढ़ से फिर बस से आए हैं। खाया सर खाना तो ऐसे छत्तीसगढ़ तक तो खूब मिला खाने को रास्ते में बढ़ता हुआ। बाकी यूपी में आने के बाद सर परसों भी चावल 10 बजे मिला, रात में 10 बजे पूरी सब्जी मिली। इसके बाद वैसे पानी टैंकर का पीने को मिला सर, और कल सुबह 10 बजे खाया हूँ। 150 ग्राम चावल खाने को मिला सुबह 10 बजे। तब से ऐसा ही हूँ सर। धूप है, इतनी गर्मी है, कैसे चल रहा है? अब सर क्या करें, घर पहुँचना कैसे करके पैसा एक पैसा पास में नहीं है कि 1 रुपया आज जेब में हो, ऐसे पैदल कर रहे सर। क्या करें, वहाँ रहते क्या खाते क्या पीते। मैं चेन्नई से आया हूँ सर। कैसे? मैं उधर से बहुत दूर से पैदल आया था। चेन्नई बॉर्डर से 2-3 बार वापस किया गया था सर। फिर वहाँ से मैं नदी से मजा करके इतना नदी से मजा करके निकला था। तो वहाँ बॉर्डर पार किया हूँ। कैसे पार किया बॉर्डर पार किया हूँ तो जंगल से बॉर्डर पार किया हूँ चेन्नई से। रोड से नहीं आए? रोड से नहीं आए थे। पुलिस वाले ने बताया था कि ये यहाँ आंध्रा में ये चेन्नई यहाँ आगे से ये लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप रेलवे स्टेशन निकल सकते हैं। रेलवे वहाँ से बॉर्डर पार करके वहाँ से निकले थे। और सर इसके बाद में वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिली। जब आगे जा कर के लोडर वाले ने हेल्प दिया था, वही 50 किलोमीटर थे। फिर वहाँ 100 किलोमीटर पैदल। उधर भीषण जाम के बाद रविवार को दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की कतार कम देखी गई। दिल्ली की तरफ से आने वाले यातायात का दबाव कम होने से न केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली, बल्कि बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने राहत महसूस की। कालिंदी कुंज डीएनडी बॉर्डर पर इक्का दुक्का वाहन दिखे, तो वहीं पीक आवर में लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन की जानकारी होने के बाद लोग दिल्ली की तरफ से पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं। बॉर्डर पर जांच के लिए पुलिस टीम पहले की तरह तैनात है। बेवजह आने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर 132 स्थित जेबीएम ग्लोबल स्कूल में रविवार सुबह भयंकर आग लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में स्कूल की तीसरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर 132 में जेबीएम ग्लोबल स्कूल के तीसरी मंजिल पर रविवार सुबह अचानक से आग लग गई और इसकी चपेट में स्कूल की लाइब्रेरी और अन्य कक्षाएं आ गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं सीएफओ ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
वहीं असम के डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन मेरठ सिटी स्टेशन पहुंची। इसके पहले शनिवार को दिन में कई बार ट्रेन के पहुंचने का समय तय हुआ, लेकिन वह नहीं पहुंच सकी। यहां से प्रवासी श्रमिकों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनके गंतव्य स्थान तक बसों से भेजा गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिली और साथ ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात रही। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन ने ईद पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद रहने को लेकर अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए ईद का त्योहार मनाने की अपील की। तो वहीं माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बता दें, सहारनपुर में शनिवार रात से कुछ अफवाहें तेजी से फैलाई गई। इनमें ईद के मौके पर अगले 3 दिनों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बंद करने और सामान की बिक्री न होने देने की बातें सामने आई। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जबरन दुकानें बंद करवाने की अफवाहें सुनने में आई। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जानकारी में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में और ईद के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जो है बंद हो जाएंगी और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। हम ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके द्वारा इस तरह की ऐसे अवसरों पर इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। आपको जानकारी है, लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, परंतु उसमें अपवाद स्वरूप कुछ दुकानें खुली हुई हैं। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, दवाओं की दुकानें, ये तो पहले भी खुली थी। इसके अलावा बहुत सी दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। ये अनुमति जारी रहेगी और इस प्रकार की किसी भी अफवाह से दूर रहें, ऐसी अफवाह से बचें। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्लान है कि ऐसी दुकानें जो है जिनको खोला गया है उनको बंद किया जाए। आने वाले समय में ईद के दौरान जो है खरीदारी बढ़नी है, तो ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस प्रकार की अफवाह फैलाई है अथवा जो इस प्रकार की शेयरिंग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई। वहीं ताज नगरी आगरा के कदम कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक कुल 851 कोरोना संक्रमण से जुड़े मामलों में 722 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और इनमें से बड़ी संख्या में होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर चुके हैं। तो वहीं नए मामलों की रफ्तार धीमी है। शनिवार रात को 8 नए केस सामने आए थे, तो वहीं मृतक संख्या आगरा में अब 31 हो चुकी है। आगरा में कोरोना अब काबू में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बदायूं में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से उझानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ही कोविड-19 अस्पताल बना दिया गया। जिला अधिकारी कुमार प्रशांत और एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी ने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने चिकित्सकों के लिए पीपीई किट, संक्रमितों के लिए भोजन और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थाओं को चेक किया। जिला अधिकारी ने ईओ नगरपालिका उझानी को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग वह स्वयं करें। मरीजों का 10 दिन के बाद दोबारा सैंपल लिया जाए। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। तब तक इनका विशेष ख्याल रखने को कहा गया। दोनों अधिकारियों ने उझानी और बदायूं शहर में लॉकडाउन का निरीक्षण किया। क्या सर? जहाँ से हमारे केसेस निकले हैं वो 7 ऐसी जगह थे। उन 7 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर लिया गया है। शहरी क्षेत्र में जहाँ पे था वो 250 मीटर के रेडियस में जो ईपी सेंटर था उससे, जिस घर से निकला था उससे ये 250 मीटर के रेडियस में जितने घर आए हैं सभी को सील करवा दिया गया है। और जिस गांव में निकले हैं वो संपूर्ण गांव को सील करवा दिया गया है। और वहाँ पे ये व्यवस्था की जा रही है कि डोर टू डोर अपना सप्लाई हो, जैसे पहले हो रही थी हमारे हॉटस्पॉट में। बाकी जो हमारे पेशेंट्स आए थे सभी को L1 फैसिलिटी हमारी जो CHC उझानी में है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम हमारी पूरी लगी हुई है और उनके पैसिव क्वारंटाइन के लिए हमने यहाँ पे गेस्ट हाउस आइडेंटिफाई किया है। वो वहाँ पे जाके रुकते हैं और यहाँ पे आके इलाज करते हैं। अब प्रोटोकॉल ये है कि जिस दिन सैंपल लिया था उसके 10वें दिन फिर से इनका सैंपल लिया जाएगा। तो 28 को हम सैंपल इनका फिर से लेंगे। यदि उसमें वो निगेटिव आ जाते हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
यदि वो पॉजिटिव रहते हैं तो उनका आगे फर्दर इलाज चलता है। सर आपके द्वारा सर जो समय दिया गया है टाइमिंग खोलने का, और सर दुकान दिन बाय दिन वो सर नहीं देखा जा रहा, सारी दुकान खुलेंगे सर? नहीं, ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है कि 9 से 2 में किया जाए, लेकिन इधर ईद के त्यौहार के दृष्टिगत कुछ उसमें छूट दी गई है, क्योंकि कुछ व्यापारी संगठन की ओर से और कुछ हमारे रिलीजियस संगठन थे उनकी ओर से ये आया था, डिमांड आई थी कि ईद का त्यौहार आ रहा है तो उसमें उनको खरीदारी करने के लिए कुछ विशेष छूट दी जाए, तो उसके दृष्टिगत ये छूट दी गई है। ये आज और कल तक ही प्रभावी रहेगी। उधर बलिया से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बांसडीह रोड थाना क्षेत्र में रहुआ तिवारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद 2 लोग हथियार लेकर तांडव करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं इन दबंगों के खौफ से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अभी तक बलिया पुलिस इतनी बड़ी घटना से बेखबर है। वहीं हापुड़ के NH9 पर सिंभावली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में यूपी पुलिस के एक जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दरोगा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी जिले की दोरहरा कोतवाली पुलिस गाजियाबाद से प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर ले जा रही थी। जैसे ही पुलिस टीम हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे पर पहुंची तो अचानक से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ पहुंच गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुजानगंज थाना क्षेत्र के बेलवाई गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हुए। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस भी वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है। फतेहपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां गली विवाद में दबंगों ने किसान की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान की हत्या कर शव को गांव के पास एक आम के पेड़ से लटका दिया। पेड़ पर लटके शव को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोस के रहने वाले जबरन गली में कब्जा किए हुए हैं। इसका कई बार विरोध किया गया और थाने में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई। परिजनों ने यह बताया कि 2 दिन पहले इन्हीं दबंगों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। एक तरह परिजन जहां इसे हत्या बता रहे हैं, तो वहीं पुलिस इसे आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। की हत्या करने वाले उनके परिवार के ही 2 चाचा हैं, जिनका नाम एक राम सजीवन एक का भोला है। उनका करीब 6 महीने से विवाद चल रहा है। इस बात की जानकारी थाना पर भारी कई बार हम लोग एप्लीकेशन दिया, कई बार झगड़ा हो चुका है, लेकिन किसी ने कोई मदद हमारी नहीं करी। और उनका वो बकेवर थाने में चौकीदार हो, तभी पूरा थाना उनका ही सपोर्ट करता है। हम लोग को सुबह बुलाया था जल्दी आने का, हम लोग 6 बजे पहुँच गए, 8 बजे वो मारा करके 11 बजे तक हमको वहीं घुमाते रहे। फिर हमको ले गए वहाँ पर सिविल लाइन में फंसा दिया। फिर इधर से ले गया सरबता, शाम तक हमको यहीं कर दिया। और हमारा कोई हत्या क्यों की गई है? वो थोड़ा सा जमीन रास्ता देने का था, उसी में वो लोग परसों आया, झगड़ा वगड़ा किया, मारने का धमकी दिया और बस आज से मार दिया। थाना बकेवर, थाना फतेहपुर के फकियापुर गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने पेड़ से लटक करके आत्महत्या कर ली है। पुलिस के द्वारा पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।